हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। आज जो मेरे हाथ में पेपर है ये है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2023 का। कल 8 जनवरी 2023 को ये संपन्न हुआ है और मैं आपको इसको सॉल्व करके भेज रहा हूँ और इसको मैं विस्तृत ढंग से बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी समझ में अगर आप आगामी परीक्षाओं में बैठने के उम्मीदवार हैं, अगर आप आगामी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में या किसी अन्य एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं, इस पर आधारित आपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। राहुल के पिताजी बाजार से सामान लेकर वापस घर जा आ रहे थे। उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरा भी था। बीच रास्ते में एक बदमाश उनके पास आया। बदमाश ने पिताजी के हाथ से थैला छीना और भागने लगा। शेरा तुरंत बदमाश के ऊपर झपटा। शेरा को अपनी ओर झपटते देख बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। शेरा अपने मुंह में पकड़कर थैला वापस लाया। पिताजी शेरा से बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से शेरा को गले लगाया। दोनों खुशी खुशी वापस घर की ओर चले आए। अब इस पे आधारित आपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। राहुल के पिताजी कहाँ से वापस आ रहे थे? तो राहुल के पिताजी बाजार से वापस आ रहे थे। पिताजी के साथ कौन था? तो उनके साथ उनका कुत्ता था जिसका नाम था शेरा। बदमाश क्या छीन कर भागा? तो बदमाश ने जो है पिताजी के हाथ से थैला छीना था और भागा था। शेरा थैला वापस कैसे लाया? तो मुंह में पकड़ करके शेरा थैले को लाया। पिताजी ने किसे गले लगाया? तो पिताजी ने शेरा को गले लगाया। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। देखिए, काल 3 होते हैं। गौरी गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जाने वाली है। जाने वाली है मतलब अब जाएगी। तो जो चीज अब बाद में होने वाली है, जो अब करेंगे, उसको कहते हैं भविष्य काल। निम्नलिखित पर्यायों में से जीवन शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए। तो जीवन का होता है विलोम मरण। इसमें मरण नहीं है तो मृत्यु, मरण या मृत्यु दोनों होते हैं। तो इसमें मृत्यु शब्द है तो मृत्यु इसका विलोम होगा। निम्नलिखित वाक्य में नाम पहचानिए। देखिए, नाम का मतलब संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, नाम किताब है। किताब किसी वस्तु का नाम है। रमेश हर दिन बगीचे में खेलता है। इसमें क्या पहचानना है आपने? क्रिया पहचानिए। तो क्रिया खेलना, खेलना जो है क्रिया है। क्रिया क्या होती है? जहां कोई एक्शन होती है, या एक्शन वर्ड से कहते हैं जहां कुछ काम होना पाया जाता है, जहां कुछ काम हो रहा है, जो शब्द किसी काम को करने का बोध करा रहा है। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आग बबूला होना। तो आग बबूला कब होता है आदमी? जब आदमी को गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है क्रोधित होना। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकने का अर्थ किसी को धोखा देना। किसी ने अगर हमको धोखा दे दिया तो हम कहते हैं कि वह उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे सुधा नौकरी चाहती है, तो यहाँ पे कर तो आने, सुधा नौकरी कर चाहती है, सुधा नौकरी करना चाहती है, ये सही होगा। करना चाहती है, करेगी भी नहीं होगा, करे भी नहीं होगा। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। छाती पीटना। तो छाती कब पीटता है आदमी? जब शोक मनाता है, जब कोई दुख होता है, तब आदमी छाती पे हाथ रख के। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रात में होता है तो उजाला तो नहीं होता है, प्रकाश भी नहीं होता है, सवेरा भी नहीं होता है, क्या होता है? अंधेरा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निशा भोजन करने बाद सैर करने जाती है। तो भोजन करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे के शब्द आएगा, के आएगा। निम्नलिखित पर्यायों में आज्ञा शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो आज्ञा का समानार्थी असाधारण तो नहीं है। असाधारण मतलब जो साधारण नहीं है। असंभव का मतलब जो संभव नहीं है। आज्ञा का अर्थ होता है आदेश देना, ठीक है ना। अनुदान भी नहीं होता, अनुदान भी अलग शब्द है। निम्नलिखित में से सबसे उचित शब्द का चयन कीजिए। उचित शब्द देखो, ये सामाजिक लिखा है तो ये गलत है। सामाजिक नहीं होता है,
ये सामाजिक लिखा है, ये भी गलत है। सामाजिक ये बिल्कुल सही है, ये समजीक भी गलत है। निम्नलिखित पर्यायों में से भीड़ शब्द का बहुवचन क्या है? तो देखिए, भीड़ अपने आप में एक वचन शब्द है और इस हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है इसका, क्योंकि भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुवचन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि भीड़ आ रही है या भीड़ जा रही है, वहां भीड़ है, तो हमेशा है का प्रयोग, है का मतलब एक वचन का प्रयोग इसमें होता है, और क्योंकि बहुवचन नहीं होता है तो इसलिए इसका होगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित वाक्य को उचित सर्वनाम के साथ पूर्ण कीजिए। तो काम कर रहा है, तो यहाँ रहा है एक वचन है, तो वह काम कर रहा है, बाकी ये कोई नहीं, आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। उसने काम किया था, तो किया था यानी काम पहले कर दिया, तो ये होगा भूतकाल। निम्नलिखित पर्यायों में से नश्वर शब्द का उचित अर्थ कौन सा है? देखिए, नश्वर का मतलब नास्तिक नहीं होता है, ये तो आस्तिक का विलोम है जो ईश्वर को नहीं मानता है। नश्वर होता है नष्ट होने वाला, तो इसका जो उचित अर्थ होगा, नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला। निम्नलिखित पर्यायों में से धर्म शब्द का उचित उपसर्ग क्या होगा? तो धर्म पे जब हम अ उपसर्ग लगाते हैं तो ये अधर्म बनता है, इसका ठीक विलोम बन जाता है धर्म का अधर्म, बाकी ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। निम्नलिखित पर्यायों में से समाप्त शब्द का विलोमार्थी पर्याय चुनिए। देखिए, समाप्त का हमने विलोमार्थ यानी विलोम शब्द चुनना है, तो समाप्त समीप तो कब तो निकट, समीप का अर्थ होता है निकट होना, तो समाप्त का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अंत, ये इसका समानार्थी अंत, लेकिन हमने तो विलोम उल्टा चुनना है, मध्य भी नहीं हो सकता, तो आरंभ, आरंभ का अंत या समाप्त होता है। कोई काम हम आरंभ करते हैं, उसी काम को जब हम समाप्त करते हैं तो एक दूसरे के विलोम हो गए। निम्नलिखित पर्यायों में से विषम शब्द चुनिए। मन, हाथ, नाक, कान। देखिए, इसमें विषम बेमेल शब्द कौन सा है? ये सब तो जो है हमारे बाह्य अंग हैं, हार्डवेयर जिनको हम कहते हैं, और मन जो है सॉफ्टवेयर है, तो मन हमें दिखता नहीं है। निम्नलिखित पर्यायों में से प्राचीन शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो प्राचीन का मतलब होता है जो बहुत पुराना हो, ठीक है ना, इसका पहला भी नहीं होगा, समकालीन भी नहीं होगा, और नया तो इसका विलोम होगा, तो इसका जो समानार्थी होगा वो पुराना ही होगा। ये हिंदी वाला पोर्शन समाप्त हुआ, ये बहुत अच्छा था, और ये कई कंपटीशन जो क्लास 5th के बाद होता है उन सब के लिए बहुत अच्छा पेपर है। आज जो मेरे हाथ में जो पेपर है बेटा, ये है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे लैंग्वेज इंग्लिश वाला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है? गलत। तो गलत ऑप्शन देखो, इसमें क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दे रखे हैं। माउस का माइस होता है बेटा, एक चूहे को माउस बोलते हैं, बहुत सारे चूहों को माइस कहते हैं। एक बच्चे को चाइल्ड बोलते हैं, ज्यादा बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। एक वुमेन और वुमेन, ज्यादा औरतें हैं तो वुमेन, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो शीप है। कोई, हाँ, शीप हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, इसका शीप से नहीं होता बेटा। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ क्वेश्चन टैग आपने ढूंढना है, तो जो क्वेश्चन बना रहा है, शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। डजंट सी, तो जो क्वेश्चन टैग है ये है भाई, डजंट सी। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर, जो जेंडर के अंडर नहीं आता है। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर का मतलब होता है लिंग। हिंदी में पढ़ते हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो इंग्लिश में जो है 3 लिंग होते हैं, एक 3 जेंडर होते हैं, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, और फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और एक न्यूटर जेंडर होता है बेटा, जो नपुंसक लिंग जिसके कहते हैं, जो न पुरुष है न स्त्री है। इसमें जो जेंडर का बोध नहीं करा रहा है वो ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्या है? काउंटेबल नाउन है, ये वचन के अंतर्गत आता है। काउंटेबल नाउन मतलब इसमें वचन जिसे कहते हैं हिंदी में, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है।
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हमने पहचान करनी है एक किस टाइप का सेंटेंस है। जैसे हिंदी में होते हैं साधारण वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक होता है और भी आदेशात्मक होते हैं। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। तो यहाँ पे पहले वाक्य को पढ़ो, कम एंड डू योर ड्यूटी, आओ और अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो। तो किस तरह का सेंटेंस है, इसमें देखो आदेश दिया जा रहा है और जिस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाता है उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने किया है सही किया। असर्टिव सेंटेंस जो है साधारण वाक्य होता है जिसमें हम सिंपल सूचना देते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, साक्षी इज गोइंग टू मार्केट। इस तरह की जो सूचना सिंपल जो वाक्य होते हैं उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और एक इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कहते हैं जिसमें क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने बोला हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें हम बनाते हैं, जिसमें हम खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं। वाओ वी विन द मैच, हमने मैच जीत दिया। या हमने बोला हुर्रे, ठीक है ना। या हमने बोला एलास, कहीं पे दुख हो रहा है तो एलास बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको थोड़ा थोड़ा समझना है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर जानते हो, हंसना एक क्या है, सबसे अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। आपने लाफ्टर में बताना है किस तरह का नाउन है। सबसे पहले देखो प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी का नाम होता है। जैसे लक्की, साक्षी, स्मिता, प्रतिभा, तो ये प्रॉपर नाउन है। हिमालय या गंगा, जो किसी का व्यक्तिगत नाम है, चाहे वो वस्तु का व्यक्तिगत नाम है चाहे वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम है। एक होता है कॉमन नाउन, जो एक शब्द से पूरी दुनिया की जाति बताता है, जातिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन जैसे हमने बोला वोमैन, तो वोमैन का मतलब औरत है, तो पूरी दुनिया की औरत उसी में आ गई। हमने डॉग बोला तो डॉग है, तो पूरी दुनिया के डॉग उसी में आ गए। ये कॉमन नाउन होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो चीज जो किसी का नाम तो है लेकिन उसको हम देख भी नहीं सकते डायरेक्ट और उसको छू भी नहीं सकते। हम हंसी को हम छू नहीं सकते जी, केवल उसके लक्षण महसूस कर सकते हैं। कोई आदमी हंस रहा है, जैसे बचपन है तो बचपन के लक्षण महसूस किए जा सकते हैं, बचपन को छू नहीं सकते। बुढ़ापा है, ठीक है ना, जैसे हिंदी में बचपना है, बुढ़ापा, ये शब्द हैं तो इनको हम टच नहीं कर सकते। तो जो चीज हम टच नहीं कर सकते, जिसके हम केवल लक्षण महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये लाफ्टर भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज अ एडवर्ब। आपने उस सेंटेंस को चुनना है जिसमें इनफ, इनफ होता है पर्याप्त मतलब, ठीक है ना। इनफ का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। हैज बीन यूज्ड एन एडवर्ब, जहां एडवर्ब के रूप में इनफ को यूज किया गया हो। तो देयर इज इनफ इंक। अब देखो यहाँ इंक की विशेषता इनफ बता रहा है। तो जो इंक, इंक क्या है, नाउन है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है तो वो तो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है कि नहीं होता, जो संज्ञा की विशेषता बताता है जी। और जो वर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। उसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं बेटा। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण होता है। विशेषता बताना मतलब उसके बारे में कुछ कह रहा है, उसके लक्षण बताता है। देखो दूसरा है she has time enough to buy the shoe। यहाँ पे टाइम भी क्या है, नाउन है। और यहाँ पर भी इनफ जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ देखो he was kind enough to help me, यहाँ पे जो इनफ का यूज हुआ है ये एडजेक्टिव के बाद काइंड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब जो संज्ञा की विशेषता, जो दयालु होता है। जहां जैसे हम बोलते हैं ना ही वाज अ काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु आदमी है, कोई दयालु आदमी है, तो काइंड अपने आप में एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद जब इनफ आता है तो हमेशा एडवर्ब होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ ऑफ शिप, तो शिप का क्या होता है भाई, अब बंडल ऑफ शिप होगा कि अब ब्रूड ऑफ शिप होगा कि अब फ्लीट ऑफ शिप होगा कि अब पैक ऑफ शिप। यहाँ पे देखिए बताओ फ्लीट आएगा कि पैक आएगा,
Fleet. हाँ, a group of ship is called fleet. जो शिप का ग्रुप होता है उसे फ्लीट कहते हैं। और पैक किसके ग्रुप को कहते हैं? वर्ब्स के ग्रुप को। सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इस जो करेक्ट ऑर्डर्स में लगा है उस सेंटेंस को आपने खोजना है। कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल्स। मतलब इसका जो सही सेंटेंस बना है क्रम से वो कौन सा बना है? द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स। The mice called repeating calls with each other. The mice repeating calls with each other. Each other. सही कौन सा है इसमें? इसमें जो सही लग रहा है ये दूसरा वाला लग रहा है बिल्कुल। The mice call each other with repeating calls. Select the correct option to fill in the blank. ये खाली जगह भरने के लिए आपने क्या करना है? इसमें से एक सेलेक्ट करना है। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी क्या करो? मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई माई बुक, आई माई वर्क। मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं तो आई डू माई वर्क, आई डिड माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये डिड तो हो ही नहीं सकता, ये तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। डज जो है थर्ड पर्सन के साथ आता है, ईएस वाला डज हमेशा, आई के साथ आता ही नहीं। अब ये बचा कि आई डू माई वर्क और आई एम डूइंग माई वर्क। तो ज्यादा सही लग रहा है आई एम डूइंग माई वर्क। मतलब मुझे कुछ डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। आपने एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। और मैंने कहा एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो क्रिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसमें देखो, शी रीड द आंसर ट्वाइस। अब देखो शी तो क्या है? शी तो प्रोनाउन है। Pronoun. और रीड क्या है? Verb. वर्ब। तो रीड ट्वाइस का मतलब दो बार। तो देखो एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में कुछ कहता है। तो ये ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो बार। तो दो बार क्या करते हो? रीड करते हो। तो रीड के बारे में कुछ कह रहा है तो रीड वर्ब है। तो वर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में कुछ कहता है वो एडवर्ब होता है। तो ट्वाइस होगा। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है भाई। ये साफ नहीं दिख रहा है, ब्रेव है, BRAV, ब्रेव। तो ब्रेव का क्या होगा? ब्रेव का क्लेवर। क्लेवर तो हो नहीं सकता, ब्रेव अलग है, बहादुर। क्लेवर तो चालाक होता है। करेजियस, करेजियस का मतलब जो साहसी हो। तो ब्रेव का अपोजिट साहसी हो नहीं सकता। और ये शेमफुल का मतलब जो शर्मनाक हो, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? इसको कावर्ड कहते हैं, कायर। चूज द वर्ड नियरेस्ट टू इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। Her home. उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि उसको घर छोड़ दे। मतलब अब ये जो रिक्वेस्टेड है इसकी मीनिंग बताने है। क्या रिक्वेस्टेड की मीनिंग ऑर्डर्ड हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता। ऑर्डर तो जबरदस्ती कराना होगा कि नहीं ये करना है। जी। और रिक्वेस्ट का मतलब जब हम हाथ जोड़ के कहते हैं प्लीज मेरे को घर छोड़ दो, तो ऑर्डर तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो इंस्ट्रक्टेड दे रखा है। इंस्ट्रक्टेड को मतलब निर्देश देना। तो निर्देश बड़ा आदमी देता है, कोई ऑफिसर अपने कर्मचारियों को देता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को देता है इंस्ट्रक्शन। तो ये भी नहीं हो सकता। और फोर्स्ड का मतलब जबरदस्ती करवाना कि नहीं जब तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो क्या होगा? आस्क पोलाइटली। मतलब उसने उससे पोलाइटली मानी विनम्रता से पूछा। तो रिक्वेस्टेड की जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगी वो होगी आस्क पोलाइटली है। चूज द करेक्ट वर्ब। सही वर्ब आपको चुननी है। द बेबी वॉज इन द रूम। यहाँ पे सबसे पहले वॉज पे गौर करो। वॉज जो है पास्ट टेंस में आता है, जो समय बीत गया। तो वॉज का मतलब था, ठीक है ना। तो यहाँ पे द बेबी वॉज टू स्लीप। तो क्या स्लीप आएगा कि स्लीपिंग आएगा? क्योंकि जब सुनो इज MR आता है तब हमेशा ING वाली वर्ब प्रयुक्त होती है इसके बाद। वैसे पास्ट टेंस में जब वर आता है जी
तो इसमें भी आईएनजी वाली भर प्रयुक्त होती है, याद रखना है। जी। अब आईएनजी वाली दो, यहाँ विल भी स्लीपिंग है, लेकिन विल भी स्लीपिंग नहीं होगा, क्योंकि विल और शैल का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में होता है। जी। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल स्लीपिंग आएगा। जी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द आइटम्स गिवन below. We have hit the nail on the. You have hit the nail on the. nail का मतलब कील से मतलब है। कील से। तो आपने कील कहाँ ठोकी, तो ये मुहावरा है, तो हेड पे होता है भाई। कील कहाँ ठोकी जाते, मुहावरे में कील पे। कि यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने अपने सर पे कील ठोकी, जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बोलते हैं ना। अब कोई सचमुच कुल्हाड़ी थोड़ी मारता है, उसका अर्थ दूसरा होता है ना। जी। तो यहाँ पे कील ठोक, सर पे कील ठोकने का मतलब भी वही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये देखो सिंसियरिटी, ये सिंसियरिटी गलत कर रखा भाई, या एस ई नहीं होता है, सिंसियरिटी डबल आर भी नहीं होता है, सिंसियरिटी डबल ई भी नहीं होता है, तो पहले वाला बिल्कुल सही है, सिंसियरिटी। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, आपने क्या बताना है, प्रोनाउन बताना है। इज स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पर कौन खड़ा है, तो देखो होम इज स्टैंडिंग एट द गेट तो नहीं होगा, विच इज स्टैंडिंग ऑन द गेट ये भी नहीं होगा, और हुज इज स्टैंडिंग इन एट द गेट ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है आपने। यहाँ पे आर्टिकल क्या होता है, ए एन और दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं, इनमें से क्या आएगा। दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, जैसे हमने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, तो टू स्कूल सीधा बोले, इस पे कोई आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि अगर वो स्कूल जा रहा है तो पढ़ने के लिए जा रहा है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो इलाज करने के लिए जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट, अगर मार्केट जा रहा है तो सामान खरीदने के लिए जा रहा है, तो कोई आर्टिकल लग रहा है इनपे, नहीं लग रहा है। तो वैसे ही अगर वो मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में बैठने के लिए जा रहा है, तो ये लोग दे आर मतलब ये जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, अगर मेट्रो में बैठने के लिए जा रहे हैं तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नो। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आइडेंटिफाई करना है किसको, एडजेक्टिव को, जो ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो 100 किससे बना, सी से। सी तो देखना होता, तो देखना क्या है, नाउन वर्ब है जी। ठीक है ना। टू तो एडजेक्टिव है ही नहीं, तो एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में कुछ कहता है। तो जैसे ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट पर्सन बोलते हैं, वो ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बॉय। हिज देखो, हिज तो प्रोनाउन है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने सही प्रीपोजिशन बताना है। तो देखो द रेस्टोरेंट इज द स्कूल, जो रेस्टोरेंट बना है, रेस्टोरेंट मतलब जो होटल टाइप का होता है, वो स्कूल के कहाँ बना है, तो अप इन द स्कूल, तो अप का मतलब ऊपर, तो बन नहीं सकता स्कूल के ऊपर रेस्टोरेंट। अलोंग विद स्कूल ये भी नहीं आएगा, और बिटवीन विद स्कूल, तो बिटवीन वहां पे आता है जहां पे दोनों तरफ दो चीजें हैं। अगर केवल स्कूल है तो बिहाइंड द स्कूल, ये बिल्कुल सही इस बच्चे ने किया है। द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे है रेस्टोरेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपने ये सेंटेंस करने हैं। दे लेफ्ट, खाली जगह है, शूज ऑन द फ्लोर, एज was no space on the शू रैक, शू रैक पे कोई जगह नहीं थी। तो अगर हम पहला वाला भरे तो दे लेफ्ट शूज, तो यहाँ पे दे आर है, तो दे आर तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने अपने शूज छोड़े। तो जैसे जैसे हम ही के साथ हिज बोलते हैं, अगर हम बोलेंगे ही लेफ्ट तो हिज शूज आएगा। अगर सी के साथ बोलेंगे तो सी लेफ्ट हर शूज। तो यहाँ पे ज्यादा है, तो दे के साथ देयर बोलते हैं भाई, दे लेफ्ट देयर शूज, ये वाला देयर THEIR वाला, तो यहाँ पे यही आएगा। देखो ये अभी दो पे आ रहा है, देखो देयर इसमें भी यही है,
तो दे लेफ्ट देयर शूज, उन्होंने अपने जूते छोड़े, मतलब उनके जूते, ऑन द फ्लोर एज वॉज नो स्पेस। तो एज यहाँ पे दे आर है भाई, तो दे आर नहीं होगा यहाँ पे, दे आर, यहाँ पे देयर का मतलब देयर आर दो है, तो यहाँ पे ये वाला देयर होगा कि देयर का मतलब वहां, क्योंकि वहां पे जगह नहीं थी भाई। एज देयर वॉज नो स्पेस ऑन द शू रैक, क्योंकि शू रैक पे रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ्लोर पे छोड़ दिया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। आपने केयरफुली इसको पढ़ना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपने बताने हैं। इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, यू हैव टू पेस्ट अ स्टैम्प ऑन द इनवेलप। इनवेलप बोलते हैं लिफाफे को, और स्टैम्प का मतलब टिकट। अगर आप किसी को आज अगर आप कोई चिट्ठी पोस्ट करना चाह रहे हैं किसी को, तो आपको इनवेलप पे स्टैम्प चिपकाना पड़ेगा लिफाफे के बाहर से, ये स्टैम्प का जो फोटो दे रखा है, ठीक है ना। बट लॉन्ग एगो देयर वाज नो स्टैम्प्स, पीपल हु वांटेड टू सेंड अ लेटर वुड फोल्ड इट एंड स्टिक इट विद वैक्स। लेकिन बहुत साल पहले, लॉन्ग एगो स्टैंप नहीं थे, उस समय लोग क्या करते थे, अगर कोई किसी को चिट्ठी भेजना चाहते थे तो चिपकाते थे, स्टिक करते थे विद वैक्स। वैक्स का मतलब मोम के साथ, ठीक है ना। देन द पोस्ट ऑफिस वुड सेंड द लेटर एंड द पर्सन हु गॉट इट वुड हैव अ पे फॉर रिसीविंग द लेटर। जो आपको चिट्ठी लाके देता था उसको क्या करते थे, पे करना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। पहला स्टैम्प जो है इंग्लैंड में प्रिंट हुआ, टिकट मतलब। इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये टिकट ब्लैक कलर का था और उस पर क्वीन विक्टोरिया की फोटो बनी थी। इट कम वन पेनी, द ब्रिटिश पैसे। पेनी का मतलब पैसा, तो मतलब जैसे हमारा पैसा होता है वैसे ब्रिटिश वालों का पेनी होता है, तो एक पैसे का आता था वन पेनी का टिकट। दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड द पेनी ब्लैक, इसलिए इसका नाम पेनी ब्लैक पड़ा इस टिकट का नाम। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज नोन एज फिलैटली। जिन लोगों में हॉबी होती है, मतलब कोई काम करने की रुचि होती है, किसी की हॉबी अगर टिकट कलेक्शन करने की है तो उसको फिलैटली कहते हैं, ठीक है ना। स्टैम्प्स हैव बीन ब्रॉट आउट इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। जो स्टैम्प है वो कई शेप और साइजेस के होते हैं। सम स्टैम्प्स आर वेरी वैल्यूएबल एंड कैन सेल फॉर अ लॉट ऑफ मनी। कुछ जो स्टैम्प होते हैं वो काफी वैल्यूएबल होते हैं, मतलब उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, ज्यादा पैसों में बेचे जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड। तो पहला स्टैम्प कहाँ प्रिंट हुआ था, इंडिया में कि अमेरिका में कि इंग्लैंड में ही हुआ था भाई, पढ़ा था ना अभी हमने। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लोयन। जो पहला स्टैम्प था बना था उस पर लोयन की फोटो थी, क्या ये सही है? नो सर, नहीं। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। जो पहला स्टैम्प बना था उसमें क्वीन विक्टोरिया की फोटो थी। बिल्कुल सही है भाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प इज कॉल्ड। तो ये शब्द आया था फ्लैटली। तो इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये काले कलर का था और इसमें क्वीन विक्टोरिया की पिक्चर थी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें ब्लैक क्या है, तो देखो इट वाज ब्लैक, तो ब्लैक क्या था, टिकट था। तो स्टैम्प अपने आप में नाउन है, तो नाउन के बारे में ब्लैक बता रहा है, नाउन की विशेषता बता, लक्षण बता रहा है के बारे में, या प्रोनाउन के बारे में। यहाँ पे इट प्रोनाउन है, सुनो, लेकिन इट किसके लिए आया है, स्टैम्प के लिए आया ना इट जी। तो जो नाउन के बदले आता है ये प्रोनाउन हो गया। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये एडजेक्टिव है। नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब संज्ञा, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन का मतलब जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, जैसे ही, शी, आई, दे, वी, ये सारे प्रोनाउन है। अब वर्ब का मतलब
वर्ब में कौन सा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड, जो कुछ काम का करना बताता है। चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। सेंड का अपोजिट बताना भाई। सेंड का मतलब कोई भेजना, भेजना। तो सेंड का अपोजिट जो है प्राप्त, भेजना। रिसीव होगा। रिसीव मानी प्राप्त करना, तो भेजने का उल्टा करना। प्राप्त करना होगा कि नहीं होगा? जी। ये शुरू करते हैं पहला प्रश्न गणित का। एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसे फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो वैसे तो ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, क्योंकि 37 डिग्री अगर सेल्सियस में होता तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इसको जो तरीका है इसको बदलने का, उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, C इक्वल टू 5/9 और F-32। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर दीजिए। देखिए F-32 इक्वल टू C, क्योंकि हमने ये C को, ये इसका पक्षांतर इधर कर दिया C की तरफ, तो ये हो जाएगा 9/5C। तो इसका अर्थ ये हुआ कि F इक्वल टू 9/5 और C का मतलब जो सेल्सियस में दे रखा है 37। अब ये -32 है तो यहां जाके ये +32 हो जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा। या तो अगर आप इसको काटना चाहे तो यहाँ दशमलव में आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, 5 7 जा 35 और 2 बचा, यहाँ दशमलव लगा तो 0 5 को 20, इतना हुआ। अगर इसको अब फिर आप गुणा कीजिए, 9 चौको 36, 3 9 सत्ता 63 और 3 66.66 हो गया, प्लस इसमें 32 कर दीजिए। तो जब हम इसमें 32 जोड़ देंगे, मैंने यहां लिख दिया जोड़ने के लिए इसको 32.0, तो 6 हो गया, और 6 तो 8 हो गया, 6 3 9 हो गया। देखिए 98.6 हो गया। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे गलत मिस्टेक प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे एक्चुअल में इसका मान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होना चाहिए था, लेकिन इन सब में से सबसे निकट का आंसर यही है, इसलिए आंसर यही होगा। ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड और 72 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का अंतर है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे इसमें चकरा जाते हैं। एक्चुअल में ये संख्या रेखा को जब तक आपकी समझ में नहीं आता है तब तक ऐसे प्रश्न करने आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाते हैं। देखिए संख्या रेखा में यहाँ पे 0 है, यहाँ +1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरह से इधर कहीं कोने में आगे जाके जब गिनती आएगी तो ये 72 डिग्री है। इधर -1 है, -2 है, तो यहाँ -50 कहीं इस कोने में होगा। अब देखो इसके बीच के अंतर कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ से 0 तक आने में तो 50 का अंतर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 0 से 72 जाने में कितना अंतर हो गया, 72 का। तो 50 और 72 आप जोड़ दीजिए, तो 122 का अंतर होगा, 122 डिग्री सेंटीग्रेड का। 18 किलोग्राम और 5 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले सबका ग्राम बना दो। तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 18 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 18 को 1000 से हम गुणा करेंगे तो 18000 ग्राम होंगे। अब ये 5 ग्राम इसमें अलग से हैं तो इसमें 5 ग्राम जोड़ दो, तो ये 18000 5 ग्राम हो गए। फिर इसके किलोग्राम बनाने हैं, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो हम 18000 इसमें क्या कर देते हैं, 18005 को हम डिवाइड करेंगे फिर 1000 से किलोग्राम बनाने के लिए। जब हम किसी संख्या में 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके एक अंक के पीछे दशमलव आता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के पीछे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, और ये हो जाएगा 18.005 kg किलोग्राम, ये वाला। जब किलोमीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो 1 किलोमीटर में लगे शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ढंग से आपने समझना है। सबसे ऊपर होता है किलोमीटर, यहां होता है हेक्टोमीटर, किलो के नीचे होता है हेक्टोमीटर, उसके नीचे होता है डेकामीटर, उसके नीचे होता है मीटर, उसके नीचे होता है डेसीमीटर, डेसी का मतलब 10वां, सेंटी का मतलब 100वां, और मिली का मतलब 1000वां। ठीक है ना। और ये इसका 10 गुना, ये इसका 100 गुना, ये इसका 1000 गुना। तो इसमें से 1 किलोमीटर को हम जब
इसमें बदलते हैं तो ये 10 होते हैं, इसमें बदलते हैं तो ये 100 हो जाते हैं, 100 डेकामीटर का 1 किलोमीटर, और मीटर में बदलते हैं तो 1000 हो जाते हैं, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। जब डेसीमीटर में बदलेंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, 1000 में 4 जीरो हो जाएंगे, यहाँ 1000 में मतलब 1 के आगे 5 जीरो हो जाएंगे और यहाँ 1 के आगे 6 जीरो हो जाएंगे। मानी 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ शून्य की संख्या होती है 6। इसका मोटा हिसाब आप लगाओ तो यहाँ आते ही 1 जीरो बढ़ता है, 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 99 को उचित रूप में प्रदर्शित करती है? तो सबसे पहले हम 90 को देखेंगे, 90 को कौन सी संख्या बताती है? तो क्योंकि 100 को बताता है C, 80 के से 10 कम ये 90 होता है, और इसमें फिर 9 आगे से आएगा तो 9 के लिए हम x 10 के लिए होता है, 10 से 1 कम 9 होता है, तो XCIX ये वाली जो रोमन न्यूमेरल्स है ये दिखा रहा है 99 को। मान ज्ञात कीजिए, MXL ये वाली रोमन की संख्या है, ये रोमन के न्यूमेरल्स है, इनको आपने इन दोनों को आपने जोड़ना है और इसको फिर घटाना है। सबसे पहले तो आपको इनका मान निकालना आना चाहिए। देखिए M का मतलब होता है 1000, 1000, और XL लिखा है तो देखो L 50 के लिए आता है, XL जो है 40 के लिए आता है, और ये 2 है तो 2 हो गया, तो ये हो गया 1042। यहां C है तो देखो C जो है 100 के लिए आता है, प्लस ये XC है, XC जो है ना 90 के लिए आता है, 100 में से 10 कम, और ये जो है 4 है तो -4, तो ये हो गया 194, और ये LX देखिए 60 के लिए आता है और आगे 3 डंडियां तो -3 यानी 63 हो गया। तो कहने का मतलब आपने इन दोनों को जोड़ना है, 1042 और इसमें जोड़ना है 194, 13 का 3 हासिल 1 2 1, तो 1236 हुआ, 1236 में से 63 को आपने घटाना है, गया 7 और यहाँ 11 बच गया, तो 1173 हो गया। अब इनमें से पहचानिए 1173 कौन सा है? तो देखिए 1000 ठीक है, ये 100 ठीक है, और ये देखिए ये 70 हो गया और ये 3 हो गया, 70 3 73, 1173। वह कौन सा कोण है जिसकी माप 136 डिग्री और 77 डिग्री के अंतर से 29 अधिक है? तो देखिए 136 डिग्री और 77 डिग्री का अंतर कितना होता है? 9 डिग्री अंतर, फिर इससे 29 अधिक है, तो इसका मतलब इसमें 29 हम जोड़ देंगे, तो 7 और 1 8, 88 डिग्री हो, तो 88 डिग्री अपने आप में क्या है? न्यून कोण होता है, क्योंकि जो 90 डिग्री से कम होता है उसके कहते हैं न्यून कोण। नीचे दी गई आकृति में से कौन से कोण दो समकोण से बड़े हैं? तो एक समकोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो दो समकोण यानी 180 डिग्री से बड़ा जो कोण होगा, तो देखो ये वाला कोण तो ये कोण ये तो छोटा है, ये तो 90 डिग्री से भी छोटा है, 90 डिग्री का होता है जो सीधा खड़ा रहता है। तो जैसे ये वाला अगर हम बाहर के कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री ये दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसके पीछे वाला जो कोण होगा, देखो अगर यहाँ न्यून कोण होगा तो क्योंकि ये पूरा चक्र जो है 360 अंश का होता है, अगर ये वाला 90 डिग्री का लगभग लग रहा है तो इसका मतलब मोटा मोटा हम 90 डिग्री इसमें से कम कर देंगे, तो ये 270 डिग्री का ये वाला कोण होगा C वाला। तो ये जो 180 से बड़ा है यानी दो समकोण से बड़ा है, तो इसका आंसर केवल कोण C। निम्नलिखित विधान को पढ़िए और उचित पर्याय चुनिए। विधान A, वृत्त के सभी जीवा से व्यास बनता है। देखिए वृत्त ये है, इसके अंदर जो हम लाइनिंग पंक्तियां मारते हैं ये सब जीवा होती है, और जो सबसे लंबी जीवा होती है वही व्यास होती है, ये बीच वाली जो मध्य से उसके सेंटर से जाती है, तो सभी जीवा से तो व्यास बनता ही नहीं है, केवल व्यास जो है सबसे लंबी जीवा से बनेगा। अब व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, ये सही है, तो ये केवल विधान A सत्य है, ये गलत हो गया, दोनों विधान सत्य हैं, ये भी गलत हो गया, केवल विधान B सत्य है, ये सही। एक बैलगाड़ी 230 किलोग्राम रेत निर्माण स्थल पर ले जा रही है, यदि 4.65 किलोग्राम रेत रास्ते में बैलगाड़ी से गिर जाती है तो निर्माण स्थल पर कितनी रेत पहुंचती है?
देखिए 230 किलोग्राम ले जा रही है और गिराया उसने 4.65 किलोग्राम। तो ये दशमलव में है तो इसको 0.00 आप कर दीजिए और यहाँ इकाई के स्थान पे 4 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव और यहाँ 65 इस तरह से लिखेंगे। तो ये गिर गई तो निर्माण स्थल पे कितनी पहुंची, तो घटाने का सवाल है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा 3 और यहाँ भी 9 बचा तो 4 और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 और यहाँ 2 तो 225.35 किलोग्राम रेत निर्माण स्थल तक पहुंची। यदि एक कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो देखिए 100 किलोमीटर पहले प्रति घंटा थी, अब 50 किलोमीटर कम कर दी तो मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ही रह गई। तो वही अंतर तय करने के लिए कितना समय लगेगा, तो क्योंकि इसकी चाल आधा हो गई तो समय तो दुगना लगेगा, तो समान तो नहीं लगेगा, तो समय दुगना लगेगा। जब चाल आधी हो जाएगी तो टाइम दुगना लगेगा। एक ट्रेन 1862 किलोमीटर अंतर 98 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि अंतर तय करने के लिए कितना समय लेगी, यह अंतर तय करने के लिए, तो देखिए इतने किलोमीटर ये चलती है 98 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो हमें बताना है समय। तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी 1862 बटे 98। तो देखिए किससे कट रहा है, ये 8 से डिवाइड कर दीजिए 1862 को। 98 कम 98 होगा पहले, 9 बार देखिए 9 8 72 का 2 7 9 9 में 81 और 7 88, तो देखो 19 घंटे का समय लगेगा। जिसमें 3 विभिन्न अंक हों ऐसे 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसमें 3 विभिन्न अंक हों, अलग अलग अंक है, तो 3 अंक अलग अलग, तो 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा देखिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा 8 9 है, 3 अलग अलग अंक होने चाहिए, एक 8 ले लो 7 ले लो, तभी तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 4 अंकों की। लेकिन अब ये 4 अंकों की बनानी है तो इसका मतलब 3 विभिन्न अंक हों, यानी एक अंक का प्रयोग 2 बार करना पड़ेगा और एक अंक का प्रयोग 2 बार करेंगे तो हम 9 का प्रयोग 2 बार करेंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए इस तरह से ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 4। इसमें भी 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का, अब इसमें 6 अंक सबसे छोटे बनाने तो यहाँ 6 अंक अलग अलग लेने पड़ेंगे, तो सबसे छोटा 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। इन्हीं से हमें 6 अंकीय संख्या बनानी पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं लिखा है कि इसमें एक अंक का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं या 3 बार कर सकते हैं, ज्यादा बार कर सकते हैं, तो हम सबसे ज्यादा बार सबसे छोटे अंक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी, पहले 1 लिखेंगे तब 0 0, क्योंकि 3 अंक हैं तो 6 अंक बनाने हैं, तो 0 1 2 3 4 5 और 6, छठवां 2। तो इसमें 3 अलग अलग अंक हो गए, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, इसमें भी 9 8 7 हो गया। अब इसमें क्या बताना है, योग ज्ञात करना है। तो योग का मतलब जोड़। अब देखिए 7 और 2 9, 8 में 0 जोड़ के 8 ही होगा, 9 में 0 जोड़ के 9 ही होगा, 9 में ये 0 जोड़ के 9 ही होगा और ये 10 का 10 होगा। तो 1,09,989, देखिए 1,09,989 हो गया। 3 0 5 8 और 1 इन अंकों का उपयोग करके बनाए हुए सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्याओं के योग में से 28,576 व्यकलन कीजिए। देखिए पहले इससे सबसे छोटी संख्या में बना रहा हूं, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर सबसे बड़ा 8, फिर 5 अंक सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो यहाँ सबसे बड़ा 8 5 3 1 और 0। तो संख्याओं के योग से, योग मतलब इसको जोड़ देना हमने,
तो 95,668 हो गया। तो इसमें से इसको घटाना है, व्यकलन करने का मतलब घटाना ही होगा क्योंकि इसका जोड़ ज्यादा जा रहा है, तो इसका जोड़ का तो आंसर नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं इसको घटाने में से क्या होता है। 95,668 में से 8 गया 7 और यहाँ 8 में 6 गया 2, 67,092। तो 67,092 इसमें आंसर है। सरल कोण के एक चतुर्थांश का पूरक होगा। तो जो सरल कोण होता है सीधा वो 180 अंश का होता है और इसका एक चतुर्थांश का मतलब 1/4। तो इसको गुण काट दीजिए आप। 4 चक्कु 16 और 2 20 और 4 5 20 यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो जो 45 डिग्री का कोण होगा न्यून कोण होगा, या सॉरी न्यून कोण तो है ही, लेकिन इसमें ज्यादा अर्थ अच्छा होगा समकोण का आधा, क्योंकि 45 डिग्री जो है 90 डिग्री का आधा होता है। तो वैसे इसका आंसर न्यून कोण तो है ही, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर इसका समकोण का आधा होगा, क्योंकि इसमें दो समकोण को मिलके एक सरल कोण बनता है। तो समकोण के आधा जो है 4 बार मिलेगा। तो इसका हाँ इसमें देखिए सॉरी इसमें उत्तर नीचे दे रखे हैं, ए और डी दोनों होगा। तो इसका चौथा वाला आंसर होगा ए और डी दोनों, मतलब एक न्यून कोण भी है और समकोण का आधा भी है। एक कोण समकोण के आधे से, पहले समकोण का आधा यानी 90 का आधा, तो कितना होता है 45 होता है। तो 45 से तिगुना है यानी 45 गुणा 3, तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 4 3 12 और 1 13 यानी 135 डिग्री। उसका संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण जो है 180 अंश का होता है। तो 180 में से हम क्या करेंगे 135 को घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया 5, या 7 में से 3 गया 4, तो 45 अंश का होगा। यानी जो दो कोण मिला के 180 अंश बनाएंगे वही संपूरक कोण होगा। निम्न भिन्नों में से सबसे अधिक के क्रम में रचना करते हुए कौन सी भिन्न अंतिम सिरे से दूसरे स्थान पर होगा। अंतिम सिरे से यानी सबसे कम यानी सबसे छोटी भिन्न। अब देखो इसमें सबसे छोटा कैसे पता करेंगे, या तो हम क्या करें, या तो ऊपर के बराबर कर दो या नीचे के बराबर कर दो। तो नीचे का हम बराबर कर सकते हैं, 15 का 15 दोनों 30, देखो 30 सबका 30 बन रहा है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। वह 2 से गुणा करके 30 बन रहा है, तो ऊपर भी 2 से गुणा, या तो आप इसको दशमलव में बदले, यहाँ 6 पंजे 30, यहाँ भी 5 से गुणा, यहाँ 10 से गुणा, तो ये भी 10 से गुणा, यहाँ 5 को जो है 30 बनाने के लिए 6 से गुणा, तो यहाँ भी 6 से गुणा। तो ये जो पहली वाली भिन्न बनी 6 3 18, 18 बटे 30, दूसरी बनी 10 से कम 10, 10 बटे 30, तीसरी बनी 5 पंजे 25, 25 बटे 30, और चौथी बनी 7 दूनी 14, 14 बटे 30। तो जो सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि सबसे कम से अधिक की ओर, तो यहाँ जब नीचे के बराबर होंगे तो उस ऊपर का अंश जिसका सबसे कम होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी 10 बटे 30 है, यानी 10 बटे 30 का मतलब दूसरी वाली भिन्न 1 बटे 3। तो इसका मतलब इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 1 बटे 3। दूसरे वाले का हिस्सा देखेंगे यहाँ 18 25 14, तो यहाँ 14 बटे 13 यानी दूसरी वाली 7 बटे 15। तीसरी वाली देखो यहाँ 18 बटे 30 होगा, यानी पहले वाली होगी 3 बटे 5, और लास्ट जो भिन्न होगी वो 25 बटे 30 यानी 5 बटे 6 होगी। अब अंतिम सिरे से दूसरा, तो अंतिम सिरा ये है तो दूसरे में 3 बटे 5 होगी। दिए गए भिन्नों की रचना आरोही क्रम से कीजिए। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दशमलव में बदल के तब करते हैं। तो सबसे पहले 3 का भाग 2 में दे दीजिए, 3 से डिवाइड, तो यहाँ दशमलव, यहाँ 20, 3 छक्का 18। अब इसको इतना ही कीजिए 0.6, यहाँ 6 का भाग 5 में दीजिए, तो 0.50, 6 8 48। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, 8 का भाग 7 में दीजिए, यहाँ 0.70, 8 से 8 8 64, 8 8 64। अच्छा यहाँ 14 का भाग 9 में दीजिए, यहाँ दशमलव, यहाँ 90, 14 छक्का 84। अब देखो क्योंकि यहाँ 0.6 2 बार आया तो एक बार हम और भाग देते हैं इनमें, यहाँ गया 2, यहाँ बचा 2, तो यहाँ 1 0 और बढ़ा, 3 छक्का 18 दोबारा हुआ,
यहाँ बचा 6, तो यहाँ 0 बढ़ा, तो 14 3 42, 14 चौको 56। यहाँ 4 आए तो अलग अलग हो गया, यहाँ ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। यहाँ 6, यहाँ बचा 2, 20 हुआ, तो 6 3 18 हो गया। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक हमने किया, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 60 हुआ, तो 8 7 56 हो गया। यहाँ 8 7 आ गया, 8 3 आ गया। तो अब देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें, 6 4 आया, 0.64 सबसे छोटा है। 9/14 सबसे छोटी भिन्न है, तो 9/14 ये तो हो गया। 6 4 के बाद 6 6 आया, यानी 2/3 उसके बाद दूसरे नंबर पे, तो तब लिखेंगे हम 2/3। फिर आया 8 3, 0.83 है ये, यानी 5/6, तो फिर 5/6 आएगी, और लास्ट में 7/8 आएगी। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। दी गई तालिका एक दुकान की कुछ वस्तुओं की कीमतें दर्शाती है। तो यहाँ ये वस्तुओं के नाम है, इसकी कीमतें हैं। प्रश्न ये है चीनी और चावल की संयुक्त कीमतें। तो पहले चीनी की कीमत है 72 रुपए प्रति किलोग्राम, और चावल की है 108 रुपए प्रति किलोग्राम। तो संयुक्त का मतलब इसको हमने जोड़ देना है, तो 180 हो गया, 180 किलोग्राम। कॉफी और गेहूं की संयुक्त कीमतों से कितना अनुपात है। तो कॉफी और गेहूं, तो कॉफी की देखिए 237 है, और गेहूं का 63 है, तो 300 है। तो इसका अनुपात जो है, इसको आप काट दीजिए, 180 अनुपात 300 है। तो ये देखिए 0 0 कटा, 6 3 18 और 6 5 30, यानी 3:5 का अनुपात है। अनुपात 2:3 प्राप्त करने के लिए अनुपात 7:13 के हर पद में से कौन सी सबसे कम संख्या मिलानी होगी। 7 प्लस x किया हमने, अनुपात 13 प्लस x बराबर 2:3 हमने इसको बनाना है। मतलब 7 में भी उतना ही जोड़ना है, 13 में भी उतना ही जोड़ना है। तो कौन सी संख्या जोड़ के ये बनेगा, बटे 13 प्लस x बराबर 2/3। इसका गुणा हम ये वाला कर देंगे, 7 21 धन 3x बराबर 13 दूनी 26 धन 2x। तो हमने क्या किया, x इधर ले आए, 3x, और जब ये धन 2x आएगा तो यहाँ ऋण 2x हो जाएगा, बराबर ये 26 ऐसे रहेगा। ये यहाँ इसके पीछे धन माना जाएगा, तो धन 21 इधर जाएगा, तो ऋण 21 हो जाएगा। तो 3x में से 2x गया, तो एक ही x बचा, x बराबर, तो 26 में से 21 गया तो 5। यानी अगर हम 7 में भी 5 जोड़े और 13 में भी 5 जोड़े, तो देखो 7 में 5 जोड़ के होते हैं 12, और 13 में 5 जोड़ के होते हैं 18। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 2:3 आ गई। देखिए, ठीक है। एक घड़ी रुपए 1275 में बेचकर जावेद को 15% नुकसान हुआ। 10% लाभ मिलने के लिए उसे घड़ी कितने में बेचनी होगी। तो पहले तो हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें घड़ी का क्रय मूल्य नहीं दिया गया है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, जो कॉस्ट प्राइस है सीपी 100 रुपीज है। तो क्योंकि 15% का नुकसान हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो एसपी होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा, 15 रुपए कम हो जाएगा 100 में से, तो 85 रुपए हो जाएगा। तो वास्तविक क्रय मूल्य जो ज्ञात किया जाता है, सीपी क्रय मूल्य, जो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100/85 और गुणा गया जो विक्रय मूल्य दे रखा है 1275। तो इसको काटिए, देखिए 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 35, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0 17 से देखिए, 17 छक्का 17 50, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119 हुआ, और ये 8 बचा तो 85 हो गया। तो 17 5 85,
तो देखो 75 दोना होता है 150 और 10 का, यानी 1500 रुपए क्रय मूल्य था। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 1500 का हमने क्या करना है, 10% निकाल दो। तो इन्होंने 10%, तो 2 जीरो कटे, 1 जीरो ये काटो, 1 जीरो ये काटो, तो 150 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? तो क्योंकि 1500 में इन्होंने खरीदा तो 150 इसमें और जोड़ दो, यानी 1650 में बेचना पड़ेगा। सीमा और रवि ने एक धंधे में 1,50,000 की रकम 2:3 के अनुपात में निवेश की। तो पहले यहीं पर देखिए 2:3 के अनुपात में निवेश की, तो निवेश कितना किया इन्होंने? 2x की, एक ने किया 3x, एक ने किया, तो कुल किया 1,50,000। तो तीनों तो 5x बराबर हो गया 1,50,000। तो x बराबर कितना होगा? तो यहां से मैं यहीं पे कर रहा हूं 5 या 15, यानी 30,000 हो गया। यानी इसने 2 अनुपात करी तो इसको 2 से गुणा कर दो तो 60,000, और इन्होंने 3 से दूसरे ने करा तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो 90,000। यहां तक तो ये सवाल इतना हो गया। वर्ष के अंत में उन्हें निवेश की हुई रकम पर 150% लाभ हुआ। यदि वे लाभ की रकम समान अनुपात में साझा करते हैं तो सीमा को हिस्से की कितनी रकम आएगी? की रकम ये है, तो इसका सीधा 50%, क्योंकि इसी का निकाल दीजिए आप सीधा। 60,000 का 150% का फायदा हुआ। तो देखो 2 जीरो कटे, 1 जीरो 1 जीरो कटा, 15, 1 2 3 जीरो पहले हम लगा देंगे सीधे गुणा करके, 15 छक्का 90, 90,000 तो सीमा को फायदे के मिले और 60,000 अपने, तो 90 और 60 हो गया 1,50,000 रुपए। तो सीमा को अकेले ही 1,50,000 रुपए वापस मिलेंगे। 21 में से 6 15 गया तो 6 और 6 ऋण 6, तो इसका बराबर क्या है? 21 में से 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9। तो 21 में से 9 गया तो यहाँ ज्यादा बच रहा है, यहाँ 6 में से 6 गया 0 बच रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरा वाला देखो, इसको देखिए तो यहाँ पहले 6 का भाग 36 में देने का, तो 6, तो 14 गुणा 6 हुआ, तो 14 छक्का 84 हो गया। 84 में से 10 कम किया तो 74 हो गया, तो यहाँ 84 लिखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। इसको देखो 93 गुणा 63 है, ऋण इतना है, 9300 है, तो इन दोनों का गुणा होता है 5,859, ऋण करना है इन दोनों का गुणा फिर, यानी 3441। तो 9 में से 1 गया तो यहाँ 8 बच रहा है, तो यहाँ 9300 है, तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, ये भी गलत है। इसको देखिए, इसमें हम सबसे पहले भाग करेंगे, तो 7 का भाग 49 में देखिए 7 ही आएगा। 7 गुणा 5, तो पहले 7 पंजे 35 हो गया। अब 35 और 25 कितना होता है? 35 में 25 जोड़ेंगे तो 40, 60 होता है, तो 60 में से 6 गया 54, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ 35 हुआ तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 60 हुआ, और 60 में से ये 6 ऋण किया तो 54 हुआ। इस प्रश्न को देखिए, इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटे कोष्ठ का हल करेंगे, वो भी सबसे पहले करेंगे डिवाइड, तो बाकी हम वैसे लिख देंगे 9 धन 6 धन 7 ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2, और यहाँ माइनस करके 2 का भाग हमने 6 में दिया, तो 2 3 जा 6, तो ये हो गया। फिर इक्वल करके इसको पूरा ही हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इस लाइन को भी यहीं पे सॉल्व कर दो, क्योंकि इसके बाद इसका नंबर आने वाला है सॉल्व करके, तो ऑफ भी हम एक ही बार सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। 9 धन बड़ा को शुरू 6 धन, तो ये 7 ऑफ मतलब 7 का 3 है ये, तो 7 या 21 हो गया ऋण। अब यहाँ देखो 9 में 2 जोड़ा और 3 घटाया, तो 9 और 2 11, और यहाँ 3 8 हो गया। अब देखो यहाँ हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 9 धन, तो 21 में 6 जोड़ के हो गया 27,
और 27 में से 8 घटा के हो गया 19। अब 19 में 9 जोड़ के 28, तो आंसर आ गया 28। देखिए 13, 14, 19 ए तथा 17 का मध्यमान 22 है। यहाँ पे मध्यमान का आशय जो है औसत से है, बीच का मान। तो सबसे हम देखिए यूनिट कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब टोटल मान होना चाहिए था इसका 22 गुणा 5, 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। अब इसको जोड़ के देखिए जो पद दे रखे हैं 13, 14, 19 और 17। तो 9 और 7 16 और 4 20 और 3 23 का 3 हासिल 2 3 4 5 6 63 हो रहा है। तो 110 में से 63 को आप कम कर दीजिए, तो जो अंतर निकलेगा वही मध्यमान होगा, वही ए का मान होगा। 10 में से 3 गया 7, 10 में से 6 गया 4, ए का मान होगा 47। बल्लेबाज ने 4 मैचों में बनाए हुए रन नीचे दिए गए हैं। बल्लेबाज ने बनाए हुए रनों की औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 4 मैच में इन्होंने रन बनाए, एक मैच में बनाए 35, दूसरे में बनाया 0, तीसरे में 6 और चौथे में 98। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। तो इसका जोड़ 8 और 6 14 और 5 19 का 139 रन बने 4 मैचों में। तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 तियां 12, 1 19, 4 चक्कू 16। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ दशमलव रखा, यहाँ 0 हुआ, 4 7 28, फिर यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, 4 5 20। तो 34.75 के औसत से रन बने। 4 दिनों का कितना प्रतिशत 6 घंटे होता है। तो 4 दिन, तो क्योंकि हमने प्रतिशत बताना तो पहले 4 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 4 दिन में 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96 घंटे होते हैं। तो 96 का कितने प्रतिशत मानी x बटे 100 बराबर 6 होता है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर 6 यहाँ अपनी जगह रहेगा। और ये 96 100 पक्षांतर, इनका पक्षांतर हम करेंगे तो आगे ले जाएंगे बराबर के, तो ये यहाँ जाके उल्टे हो जाएंगे 100 और यहाँ हो जाएगा 96। तो यहाँ 6 कम 6 और 6 कम 6 और 3 36 हुआ, तो 6 छक्का 36 16 हो गया। 4 से देखो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 20 हुआ, 4 5 20, तो 25 बटे 4। 25 बटे 4 यानी 4 का भाग हम 25 में देंगे, तो 4 छक्का 24, यहाँ बचा 1, तो ये 1 यहाँ ऊपर और ये 4 नीचे, तो 6 से ही 1 बटे 4 प्रतिशत होगा। इसको आपने सुमेलित करना है। सबसे लंबी जिह्वा, तो जो सबसे लंबी जिह्वा होती है ना वो व्यास होती है। वृत्त का आधा क्या होता है, अर्धवृत्त कहते हैं। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो 2 त्रिज्याओं के मध्य का स्थान हो जाएगा वृत्तखंड। और डी का पहला ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। प्रत्येक घन का किनारा 4 सेंटीमीटर है। ऐसे 3 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। किनारा जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसको जब मिलाया जाता है तो इसका हमें आयतन मालूम होना चाहिए। तो एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर। लेकिन ये घन जो है 3 घनों को मिलाया गया, तो इसके लिए 3 घनों का 3 चौको 12, 1 6 3 18 19, 192 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो गया तीनों का। तो इसका मतलब जो एक घन बनाया इसका आयतन भी होगा, एक जो घनाभ बना इसका आयतन भी 192 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। एक घनाभ का घनफल ज्ञात कीजिए, तो 192 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ के एक बाजू का परिमाप है 40 सेंटीमीटर। इस घनाभ की लंबाई और गहराई मीटर 8 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का घनफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का बाजू का परिमाप दे रखा, चलो मैंने इसको मान लिया। इन चारों भुजाओं का योग जो है 40 सेंटीमीटर है। इसमें 2 चीजें दे रखी हैं, गहराई यानी ये, और लंबाई, लंबाई दे रखी है 13। तो जब 13 लंबाई हो गई तो हम इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे पहले, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें 2 लंबाइयां होती हैं, तो 2 लंबाइयां हो गई, 13 13
क्योंकि ये होता है 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई बराबर परिमाप होता है कि नहीं होता है, 2 धन लंबाई तो 40 सेंटीमीटर। तो दो लंबाई हमने ज्ञात है 26 हो गया, धन 2 चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सीधा हम ये 26 को कहाँ ले गए, यहाँ धन में, तो यहाँ ऋण 26 हो गया। तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 40 में से 26 चला गया तो 14, और इसका 2 हमने यहाँ डिवाइड में कर दिया तो 7 हो गया। तो जब इसकी चौड़ाई 7 हो गई तो देखो 13 7 20, और इन दोनों का 20 40 हो गया। अब चौड़ाई भी हमें पता चले गई, गहराई दे रखी है, लंबाई दे रखी है। तो इसका जो घनफल है यानी आयतन 13 गुणा 8 गुणा 7, 13 8 104 और 728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपने थोड़ा समझना है कि इसकी पहले देखो परिमाप दे रखा है और लंबाई दे रखी है, तो इसको चौड़ाई ज्ञात करनी है, गहराई ऊंचाई दे रखी है इसमें। निम्न में से कौन सी 4 क्रमांकगत संयुक्त संख्याएं हैं। तो संयुक्त संख्या यहाँ पे जो ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया पेपर है, ये थोड़ा सा इसमें भाषा की प्रॉब्लम है। संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य संख्या से है। संयुक्त संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके एक के अलावा और स्वयं के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड है। तो देखिए इसमें तो अभाज्य संख्या आ गई, इसमें भी अभाज्य संख्या आ गई, इसमें भी देखिए अच्छा अभाज्य संख्या आ गई। तो क्रमांकगत देखो 90 भाज्य है, 91 भाज्य है, 92 भाज्य है और 93 भाज्य है। तो क्रमांकगत संयुक्त संख्याएं 4 ये हैं। और 100 के बीच अभाज्य युग्म की जोड़ी है। लगातार आने वाली संख्याएं हैं और अभाज्य हैं, तो ये दोनों संख्याएं 70 और 100 के बीच जो है। यहाँ पे युग्म का आशय उस जोड़े से है जिसमें 2 का अंतर हो केवल। तो यहाँ देखो ये भी युग्म है, लेकिन ये इसमें 4 का अंतर है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। नीचे दी गए दोनों भुजाएं और कोण के आधार पर त्रिभुज का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं। तो एक तो विषमबाहु है ये, इसका एक कोण समकोण है, एक के आधार पर समकोण त्रिभुज हो गया और भुजाओं के आधार पर हो गया विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु और न्यून त्रिभुज ये तो हो नहीं सकता। अधिक और सम त्रिभुज, अधिक ये भी नहीं हो सकता। विषमबाहु और सम त्रिभुज, और ये है समबाहु और अधिक त्रिभुज। तो समबाहु तो नहीं है, तो विषमबाहु और समकोण त्रिभुज होना चाहिए था, ये स्पष्ट नहीं छपा है। तो विषमबाहु और समकोण त्रिभुज ये आंसर इसका सही। नीचे 2 विधान दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा आर। अभिकथन ए, समकोण त्रिभुज एक सम बहुभुज नहीं है। तो ये सम बहुभुज नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज के तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। एक सम बहुभुज की सभी भुजाएं और कोण समान होते हैं। जो पॉलीगॉन होता है उसके सभी कोण भी और सभी भुजाएं भी बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्योंकि समकोण त्रिभुज के सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, तो इसकी परिभाषा को भी इसके आधार पर यही कोण ये त्रिभुज जो है समबहुभुज नहीं है, क्योंकि इसके सारे कोण बराबर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है दोनों ए और आर सत्य हैं, ए आर की उचित स्पष्टीकरण है। बिल्कुल यही आंसर होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए जो है आर का उचित स्पष्टीकरण है। यहाँ देखिए 54 में इसका भाग दीजिए तो मान। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हमें भाग देना होता है उसका दशमलव हम हटा देते हैं, और डेसिमल हटाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है 0.009 है। तो यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव है, तो इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 अंकों के पीछे दशमलव हो तो 1 अंक के पीछे दशमलव होता है तो 10 से गुणा, 2 के पीछे होता है तो 100 से गुणा, और 3 के पीछे होता है तो यहाँ 54,000 हो गया। और यहाँ देखो 1000 से गुणा करके 9 के आगे 3 जीरो आ गए। अब क्योंकि यहाँ 3 अंकों के पीछे दशमलव है तो यहाँ ये दशमलव आ गया ये। अब 9 से हम 54 को डिवाइड करेंगे तो आप यहीं भी काट सकते हैं, 9 छक्का 54। अब यहाँ 6 के आगे 3 जीरो आ गया, तो 6000 आंसर होगा। एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए जिसमें 10 चौके 6 छक्के शामिल हैं। तो पहले 10 चौके यानी 10 चौकों 40 रन बनाए, 6 छक्के तो 6 छक्के माने एक बॉल पे 6 रन, तो 6 छक्का 36 रन बनाए। तो इसने कितने रन बन गए चौके छक्के से? 76 रन बन गए। 4 3 7 76 रन। उसके बनाए हुए कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन उसने विकेट के बीच दौड़कर बनाए? तो विकेट के दौड़कर बीच कितने बनाए? कुल 190 बने, तो 190 में से जो है 76 कम कर दीजिए।
तो 114 रन बनाए। अब इसको प्रतिशत में बताना है तो 114 रन दौड़कर उसने बनाए, तो इसका मतलब 114 कितने में से बनाए, 190 में से। तो गुणा 100 और गुणा 100 नीचे भी कर देते हैं। इसका जो 100 है इसका 100 चला गया प्रतिशत के निशान में। अब देखो इसको काटो, तो 19 से कम 19, 19 छक्का 114, तो 6 गुणा 10 हो गया, तो 10 छक्का 60, यानी 60% रन जो है उसने दौड़ करके बनाए। रिया कागज काटने की क्रिया कर रही है। वह जिस तरह से नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है उसी तरह एक आयताकार कागज के 4 समान वर्गीकृत कोने काटती है। शेष कागज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देते हैं। तो पहले हम टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात, तो 24 दूना 48 होता है और इसके आगे 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसने देखिए यहां से कम किया, इसने ये काटा 4 सेंटीमीटर ऐसे में, 4 ऐसे में काट दिया, तो 4 चौको 16 काट दिया। यहाँ भी 4 चौको 16 काटा, यहाँ भी 4 चौको 16 काटा, यहाँ भी 4 चौको 16 काटा, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, यानी 64 सेंटीमीटर इसने काट दिया। एक तो इसका बचा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 416 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप चाहो तो सीधे यहां से शुरू करते हैं परिमाप, क्योंकि यहां तो कट गया ये, तो यहां से 4 ये हो गया, यहां से क्योंकि ये जो 4 इधर का है इधर मुड़ गया, समझ लीजिए, इधर का जो 4 कम हुआ था इधर जुड़ गया, तो ये जितना 4 यहां कम हुआ था 4 यहां कम हो गया, तो ये 4 ये 24 ही हो गया। फिर अब फिर यहां से देखो, यहां पे भी 20 था, 20 में से 4 इस तरफ कम हुआ तो 4 इस तरफ बढ़ गया, फिर यहाँ 4 इधर कम हुआ तो 4 इस तरफ बढ़ गया, तो यहां से यहां तक हम पहुंच गए, तो ये 20 ही रह गया। फिर यहां से यहां तक भी उसी तरह से यहां से यहां तक पूरा 24 था, तो ये 4 जो इधर कम हुआ वो इधर बढ़ गया और जो इधर कम हुआ इधर बढ़ गया, यहां तक हम पहुंच गए, तो ये 24 ही हो गया। फिर इसको यहां से जो 4 यहाँ कम हुआ था और जो 4 यहाँ कम हुआ था यहाँ, तो यहाँ बढ़ गया, तो ये भी 20 ही हो गया। तो परिमाप उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि इसने 4 सेंटीमीटर काटा, तो 4 सेंटीमीटर इधर से इधर काटा, तो चारों कोने उतने ही रह गए। 88 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप होगा। दिए गए आकृति में से अनाच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है जो छायांकित नहीं है। इसका क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो पूरा यहाँ 2 सेंटीमीटर है और यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल हो गया यानी 25 दूना 50, तो यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पूरे का क्षेत्र। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ 1 सेंटीमीटर कम हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर कम हो गया, तो इसकी जो चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर कम हो गई, तो चौड़ाई 2.5 में से 2 सेंटीमीटर कम कर दो, तो यहाँ केवल बचा 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो डेप्थ है ऐसे में ये है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 गुणा 0.5 या 0.5 15 तो यानी 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 अंकों के पीछे दशमलव आएगा, 2 अंकों के पीछे दशमलव है। ये पूरे का क्षेत्रफल देखो, क्योंकि पूरे में से हम तब इस पूरे को घटाएंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल हो गया 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें से हमने ये पूरे का अंदर का इसका क्षेत्रफल कम कर देंगे, तो पूरे का क्षेत्रफल आया था 5, तो हमने इसमें 5 कम कर दिया, 5.0, तो यहाँ 8 बचा और 8 में से 5 गया 3, 23.8 आया। लेकिन इसमें फिर क्योंकि हमने अनाच्छादित का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये वाला हिस्सा अंदर गया है, तो इसका क्षेत्रफल भी को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इसका क्षेत्रफल 0.75 आया, तो 0.75 को हमने इसमें जोड़ दिया, तो 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, तो 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है हमने क्या किया, आप चाहो पूरे का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर दीजिए, तो पूरे का इतना आया, उसमें से हमने इसका घटाना है, तो लेकिन इसमें भी क्या है कि एक हिस्सा अंदर घुसा हुआ है व्हाइट का, तो हमने पहले पूरे का लिया, तो इसमें से भी तो पूरे का दोबारा लिया, तो यहाँ ये 5 आया, 5 में से फिर एक हिस्सा अंदर घुसा है,
तो क्योंकि ये पूरे 5 हमने कम कर दिया, लेकिन यहाँ जो है फिर इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके क्षेत्रफल के साथ इसका क्षेत्रफल भी शामिल होगा। एक किसान ने 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से बैंक से 10,000 का कर्जा लिया। 3 सालों में वह बैंक को कितने ब्याज का भुगतान करेगा? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन 10,000 गुणा दर 5% गुणा समय 3 वर्ष बटे 100। तो ये 2 जीरो कट गए तो 5 या 15, यानी 15 के आगे 2 जीरो, 1500 का ब्याज देगा वो। ठीक है। रिजूल ने एक व्यक्ति से 50,000 की रकम 3 वर्षों के लिए 8% वर्ष की दर से ली। 3 वर्षों के पश्चात रिजूल ने उस व्यक्ति को कितनी रकम अदा की, ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम ब्याज निकालेंगे। तो 50,000 यानी मूलधन गुणा दर 8% गुणा समय बटे 100। इसके हिसाब से देखो 2 जीरो कट के 8 या 24 और 24 पंजे होते हैं 120। 120 के आगे ये 2 जीरो, यानी 12,000 रुपए ब्याज दिया। तो टोटल रकम वापस कितना करेगा जो मिश्र धन है? तो 50,000 में 12,000 जुड़ जाएंगे, 8,000 रुपए वापस करेगा। समकोण के 2/3 के संपूरक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण होता है 90 डिग्री का, इसका 2/3 यानी 2/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0 हुआ, तो 30 दूनी 60। संपूर्ण इसका समकोण का 2/3 हो गया के संपूरक, इसका जो 60 का संपूरक होगा, तो 60 का संपूरक कौन सा होगा? संपूरक होता है जो 90 अंश का कोण बनाता है। तो 60 का संपूरक हो गया, 90 में से 60 कम कर दिया 30 के संपूरक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब इसका पूरक कोण क्या होगा? 30 का पूरक कोण वो होता है जो 180 का बनाता है इसके साथ मिलके। तो यानी 180 में से 30 है तो इसके साथ कितना मिलाना पड़ेगा? तो 150 अंश होगा। ठीक है ना। को दी गई आकृति में x का मान, हमने इस x का मान ज्ञात करना है। यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये वाला निशान अलग से आ गया इसमें। अब वैसे ये इस तरह से गुणा का निशान है। तो गुणा के निशान में अगर हम यहाँ देखें ये 56 डिग्री है तो ये ऊपर वाला भी 56 डिग्री होगा। अब इसके साथ पूरा 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में से ये 56 कितना हो गया? इसको हम जोड़ देंगे। 6 6 12 का 2 और 5 5 10 और 11, 112 डिग्री हो गया। तो 360 में से 112 डिग्री कम कर दीजिए, 248 डिग्री इन दोनों कोणों का मान होगा। जब इन दोनों कोणों का मान 248 डिग्री होगा तो एक कोण का कितना होगा? तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 124 डिग्री होगा। इसका मतलब ये कोण 124 डिग्री और ये वाला कोण भी 124 हो गया दोनों, लेकिन यहाँ बीच में 47 डिग्री कम है तो 124 में से 47 डिग्री कम कर दीजिए 7, तो 77 डिग्री होगा। इस कोण का मान होगा 77 डिग्री। संख्या है इसमें 6 के स्थानिक मान और अंकित मूल्य का गुणनफल। तो पहले स्थानीय मान इसको निकालेंगे तो 6 के आगे कितने अंक है? 1 2 3 4, तो 6 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, 60,000 हो जाएगा। और जो इसका अंकित मूल्य है वो 6 ही रहेगा। तो इसका गुणन करना है हमने, तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, 36 के आगे 4 जीरो। जो है एक्चुअल में गलत मिसप्रिंट हो रखा है, ये इसका आंसर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, तो मिसप्रिंटिंग पेपर की है। 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या। तो देखिए 3 विभिन्न अंक क्या होंगे? 0 1 और 2। अब इसमें 5 अंकीय बनाना है तो 1 सबसे पहले हम लेते हैं। तो जब छोटी बनाने तो सबसे छोटे अंक का प्रयोग हम 2 बार करेंगे, या 2 से अधिक बार करेंगे तो 3 अंक हैं तो ये यहाँ 3 बार करना पड़ेगा, तो 4 और 5, तो ये हो जाएगा 10,002। तो 10,002। यदि एक संख्या 8 और 3 से विभाजित हो सकती है तो वह कौन सी संख्या के साथ सदा विभाजित हो सकती है? तो देखिए कोई संख्या भी 8 और 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो 8 और 3 का एलसीएम होगा, लॉस होगा। तो 8 का 8 8 दोनों से 8 3 24, जैसे 24 है, फिर 24 का पहाड़ा जो भी है, 24 दूना 48, 24 3 72, इस तरह से जो 24 के गुणज हैं वो सारे इनसे विभाजित होंगे दोनों से। अब इस पे हमने देखना है कि इसमें से सही कौन सा है, 8 और उसके सारे गुणनखंड से। तो जैसे 8 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 4 8, क्योंकि ये 8 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड से विभाजित होगी। 24 के गुणनखंड से,
क्योंकि जो 24 के गुणनखंड हैं, तो जो 24 के छोटे गुणनखंड होंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। तो देखो इन सब से भी विभाजित होंगी ये सब संख्याएं, ठीक है ना। अब लेकिन ये तो गलत प्रश्न है, क्योंकि यहाँ एक ही उत्तर, यहाँ दो उत्तर तो यही मिल गए। 3 के गुणनखंड, देखो 3 के गुणनखंड, क्योंकि जब 3 से विभाजित तो 3 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी, और 12 के गुणनखंड, ये 12 के गुणनखंड से भी विभाजित होगी। तो ये सारी संख्याएं जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इन सभी से विभाजित हो रही है। तो ये तो चारों उत्तर सही है इसके, ठीक है। तो ये कहीं मिसप्रिंट हो गया है सवाल। जिनका लॉसा एलसीएम 112 है, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उन दो संख्याओं का मौसा। तो इसका जो फॉर्मूला है संख्या गुणा संख्या बराबर लॉसा गुणा मौसा, लॉसा गुणा मौसा, ये इसका फॉर्मूला है। तो एक संख्या दे रखी है 112, तो संख्या गुणा 112 हो गया। तो लॉसा गुणा मौसा, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 4032। तो यहां संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो 112 का मौस यहां पक्षांतर करेंगे या बराबर के आगे ले जाएंगे 112 को। तो आप इसको काटिए, 4 से देखो कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 32 हुआ, 4 8 32, 4 एकम 4, और ये 0 में 0 बार जाएगा, फिर 0 बार जाएगा 3 में, और 4 8 32। अब देखो 7 से कट रहा है, फिर 4 से काटो, 4 7 28, इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 20 हुआ, 4 5 20 और 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 3 21, 4 42, 7 6 42। तो यहाँ नीचे 1 आ गया, ऊपर 36 आ गया। तो वो संख्या जो है 36 ही होगी। 1 दर्जन हेडफोन की कीमत इतनी है, समर को 5 हेडफोन खरीदने हैं, उसे 5 हेडफोन खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी। तो एक ही नियम का सवाल है, एक तरफ आप फोन लिख दीजिए और एक तरफ कीमत लिख दीजिए, बहुत आसान तरीका है। तो एक दर्जन हेडफोन की कीमत यानी 12 फोन मिलते हैं 78,564 में। तो इसको 5 फोन लेने हैं तो x रुपए, तो यहाँ तीर एक ही तरफ लगेगा, यहाँ भी, क्योंकि ये अगर यहाँ फोन घट रहे हैं तो कीमत भी घटेगी। तो ये हो जाएगा x बटे 78,564 बराबर 5/12। तो ये 78,564 यहाँ गुणा में चला जाएगा, 78,564। सीधा इसको 12 से काटिए, 12 छक्का 72, 6 65 हुआ, 12 पंजे 60, 5 56 हुआ, 12 चक्कू 48 और 8 बचा 84 हुआ, तो 12 7 84। अब इसको 5 से गुणा कीजिए, क्योंकि 5 गुणा इतना हुआ 6,547, 5 7 35 32, ये आ जाएगा 32,735 रुपए उसे देने पड़ेंगे। त्रिशा अपने 40 सहपाठियों के लिए जूस का प्रबंध कर रही है। वह प्रत्येक सहपाठी को 250 मिलीलीटर जूस देना चाहती है। यदि प्रत्येक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर जूस है तो उसे कम से कम कितने टेट्रा पैकों की आवश्यकता होगी। तो देखो 40 सहपाठी हैं, एक सहपाठी को वो देना चाह रही है कितना, 250 मिलीलीटर। तो यानी 40 को कितना मिलेगा, तो 25 चक्कू 100, और इस 201 40 का, एक 250 का, तो इतना मिलीलीटर जूस उसे बांटना है। और एक बोतल में 250 2.5 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे, तो 25 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, और यहाँ एक अंक के पीछे दशमलव, यानी 2500 मिलीलीटर का एक पैक है। तो कितने पैक लेने होंगे, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में भाग दे देंगे 2500 का, तो ये 2 जीरो कट गए, और 25 से कम 25, 25 चको 100, यानी इसको 4 बोतलें लेनी पड़ेंगी, तब जाके सबको 250 ml जूस मिल पाएगा। नीचे दिए गए व्यंजक के व्युत्क्रम की गणना कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, 34/15 है तो ये 15/34 हो जाएगा, और गुणा 45/17 है तो इसको 17/45 कर देंगे। तो देखो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 15 कम 15, 15 3 45, तो ऊपर 1 गुणा 1 तो 1 ही हो गया, यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। राधिका ने 8 सही 1/4 किलोग्राम फल खरीदे, उसमें से उसने 2 सही 5/6 किलोग्राम फलों का उपयोग पुडिंग बनाने के लिए किया।
मिश्र भिन्न को हम जो है विषम भिन्न में बदल देंगे। 8 चौक 32 और 1 33/4 किलोग्राम फल थे, इसका उसने सलाद बना लिया, इसको भी बदल लिया, तो घटा दीजिए। 6 दूनी 12, 5 17, 17/6। अब देखो इसको बराबर करने के लिए 6 कम जाए, 6 दूनी 12, तो 12 बन रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, और 4 तिया 12, 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 33 तिया 99। तो 99/12 में से हमने घटाया 17 दूनी 34/12, तो 99 में से 34 गया, तो बचा 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 6, 65/12 केजी फ्रूट बच गए उसके पास। ठीक है ना। तो इतना पुलिंग, अब शेष बचे हुए फल फ्रूट सलाद बनाने के लिए रख दिए। मतलब तो उसने कितने फल फ्रूट सलाद बनाने के लिए रखे, तो फ्रूट सलाद बनाने के लिए यही फल रखे, तो इसको जो है विषम भिन्न में, तो इसको किलोग्राम इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप 12 का भाग 65 में दे दो। 12 पंजे 60, 5, तो यहाँ 5/12, 5 सही 5/12 किलोग्राम, ये वो 5 सही 5/5, 12 किलोग्राम फ्रूट्स जो है उसने फ्रूट सलाद बनाने के लिए रख दिए। इस तरह से ये गणित का पेपर हमारा समाप्त हुआ। आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की, या नवोदय की, या राजीव नवोदय की, हिमज्योति आदि किसी भी स्कूल की जो क्लास 5th के बाद होता है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैंने काफी मटेरियल शेयर कर रहा हूं। सीधा शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जो है, जो दल बहुमत में लोकसभा में आता है वो अपने दल का नेता चुनता है, और उसकी नियुक्ति औपचारिक रूप से जो है ना भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी, गंगा को ही वहां पर हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और हुगली नदी के तट पर बसा है। उचित विकल्प चुनिए। वह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया है, और वह संग्रहालय नहीं है। देखिए, हवा महल जयपुर में है, उमेद भवन महल जोधपुर में है, लेक पैलेस उदयपुर में है। तो ग्वालियर में जो है जय विलास महल है। रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? तो देखिए, अयोध्या में तो नहीं किया था, इन्होंने किया था मिथिला में। तो मिथिला जो है नाम है जनकपुर का। तो इनका विवाह, राम और सीता का विवाह जनकपुर में हुआ था। उचित विकल्प चुनिए। अपना भोजन मूलों में संचयित करते हैं। आलू, शकरकंद, प्याज और अदरक। तो देखिए, अदरक तना है, प्याज भी तना है, और आलू भी तना है। तो जड़ है शकरकंद। तो यहाँ पे मूलों का आशय जड़ से है, और इसका आंसर होगा शकरकंद। मतलब शकरकंद है, मूली है, गाजर है, इनकी हम जड़ खाते हैं। और जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इनका हम तना खाते हैं। अगला प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है। तो देखिए, सबसे तेजी से जो जल्दी होता है वो जीभ होता है। जीभ अगर हमारे कभी दांतों से कट जाती है तो एक ही दिन में वो ठीक हो जाती है, बहुत कम समय लेती है वो ठीक होने में। अयोध्या इस नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे स्थित है। उचित विकल्प चुनिए। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है वह पौधा बनने लगता है, तो पत्तों का आकार छोटा होने लगता है। इसका कारण है, बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। तो दोबारा बीजावरण में शोषित तो नहीं होते हैं। सूर्य प्रकाश बीज के पत्तों को स्कंदित कर देता है, सूर्य का प्रकाश भी स्कंदित नहीं करता है। बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधे के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, पौधा जो है इसको भोजन के लिए इस्तेमाल करता है। तो बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी है। तो मरुस्थल में जो सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ऊंट कई दिनों तक पानी न भी पिए तो मरुस्थल में जिंदा रह सकता है। एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए, सब प्रजातियों में मादा ही बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जो सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा, ये जो है नर होते हुए बच्चों को जन्म देता है। सिंगलीस छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो सिंगलीस छाम नृत्य है वो सिक्किम राज्य का है। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन, तो जो गाड़ियों के आगे ड्राइवर के बगल पे सामने लगा होता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, जो स्पीड को मापता है।
एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं वह है। तो देखिए पैरा मोटरिंग कहते हैं पैराग्लाइडिंग को। इसमें तो कोई बोर्ड और वो पहिए वाला कुछ भी नहीं होता है। स्काई डाइविंग जो आकाश से छलांग देते हैं उसमें भी नहीं होता है। स्केटिंग में पहिए तो होते हैं लेकिन बोर्ड नहीं होता है। लेकिन जो स्केट बोर्डिंग होता है उसमें स्केटिंग भी होती है पहिए वाला और उसमें एक बड़ा बोर्ड भी होता है। ये देखिए स्केट बोर्डिंग में ये इस तरह का एक बोर्ड होता है और उसके नीचे 4 पहिए होते हैं। यह पुरस्कार कमल पदक के नाम से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है और दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है। 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो विश्वनाथन आनंद जो चेस खेलने के जो खिलाड़ी हैं भारत के चेस खेलते हैं उन्हें 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था और वो भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिनको ये अवार्ड मिला। उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को कहा जाता है। जब पर्वत एक ही क्रम में होते हैं तो उन्हें जो है रेंज माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला के रूप में उनके पर्वत श्रृंखला कहते हैं या माउंटेन रेंज कहते हैं। उचित पर्याय चुनिए। पानी को सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। कारण क्यों कहते हैं? उसके अनेक उपयोग हैं। देखो इसलिए नहीं कहते सार्वजनिक द्रावक का मतलब कहते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसे कहते हैं। अधिकांश चीजों को अपने में घोल देता है जो अन्य द्रव नहीं घोल सकते, इसलिए इसको सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। वह हर तरह की धूल साफ कर सकता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। वह शरीर के सभी प्रकार की चयापचय का माध्यम है। वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है क्योंकि ये बहुत सारी वस्तुएं ऐसे हैं जो अपने में घोल लेता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट या सार्वजनिक द्रावक कहते हैं। दिल्ली एशियन गेम्स 1982 में शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? तो जब 1982 में जो दिल्ली गेम्स हुए थे उसका जो शुभंकर था वो अप्पू था और उस पे जो अप्पू का मतलब उस पे जो चित्र दिया गया था वो हाथी के बच्चे का था। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमतरता के कारण सूखा रोग होता है? सूखा रोग रिकेट्स को बोलते हैं। अब विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रतौंधी ये रिकेट्स होता है। विटामिन सी से स्कर होता है। विटामिन B12 से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो पहला जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया था लॉर्ड माउंटबेटन को किया था। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था की नियुक्ति हुई थी। तो इसका जो आंसर होना था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही होना था। कुछ बच्चों ने सी राजगोपालाचारी लिखा है लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। तो उनका नाम था होमी जहांगीर भाभा। 1945 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। देखो रामानुजन गणितज्ञ थे। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश अलग देश बन गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। उचित विकल्प चुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मस्तिष्क से संबंधित रोग को पहचानिए। तो जो मेनिंजाइटिस है वो मस्तिष्क से और रीढ़ की हड्डी को ये प्रभावित करता है। माइग्रेन भी एक सरदर्द है लेकिन इसका जो ज्यादा सही आंसर है वो मेनिंजाइटिस है। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है और जो मधुमेह या डायबिटीज है वो किडनी आंख त्वचा को प्रभावित करता है। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह में समृद्ध है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन अधिक होती है, इसलिए उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इस तरह से ये जीके का पेपर समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा पेपर। और आज मैं सॉल्व कर रहा हूं इंटेलिजेंट या मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन। देखिए पहला प्रश्न है समरूपता पूर्ण करें। B/4 समानुपात G, इसमें अनुपात में क्या आएगा?
तो यहाँ जो बी जो है दूसरे नंबर पे आता है और 4 क्या है, इसका स्क्वायर है, 2 2 जा 4। और जी जो है 7वें नंबर पे आता है और 7वें नंबर का स्क्वायर जो 7 का वर्ग होगा 7 7 जा 49 होगा। विषम ज्ञात करें नारंगी, पृथ्वी, अंडा, बास्केटबॉल। तो देखिए ये गोल ही होते हैं, पृथ्वी भी गोल है, बास्केटबॉल अलग है, अंडे का शेप जो है अलग होता है। विषम ज्ञात करें 97, 47, 81 और 19। अगर हम देखें तो 97 प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। अब भाज्य संख्या है, 81 जो है भाज्य संख्या है, इसलिए ये आंसर होगा। ये विषम ज्ञात कीजिए, तो विषम पुस्तक है, पेंसिल है, रबड़ है, कंप्यूटर है। रबड़ भी, पेंसिल भी और पुस्तक भी बैग में होती है, सब बैग के अंदर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसमें अलग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। यहां भी विषम ज्ञात करना है। यहां देखिए 4 भुजाओं की आकृति है, अंदर पंचभुज है, 5 भुजाओं की आकृति है। ये बाहर 5 भुजाओं की है तो अंदर 6 भुजाओं की है, ठीक है ना। यहां बाहर जो है अंदर तो 5 भुजाओं की आकृति है, बाहर 6 भुजाओं की है, यानी यहां उल्टा हो गया, बाहर की भुजाएं ज्यादा है, अंदर वाले की कम है। यहाँ सही है, यहाँ बाहर 3 भुजाओं वाला है, अंदर 4 भुजाओं वाला है, तो ये तीनों रूप एक रूप से समान है, ये अलग है। विषम ज्ञात कीजिए कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा, गुवाहाटी। तो देखिए विषम क्या है, ये सब विजयवाड़ा, गुवाहाटी, कानपुर ये तो नगरों के नाम है और गंगा जो है नदी का नाम है। विषम ज्ञात करें गिटार, वायलिन, सितार, बांसुरी। तो देखिए गिटार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है और सितार में भी तार होता है, वायलिन बांसुरी में तार नहीं होता है, इसलिए ये आंसर सही होगा। सादृश्य पूर्ण करें, तो डी जी ए 12। देखिए डी चौथे स्थान पे आता है, जी 7वें स्थान पे और ए पहले स्थान पे, तो 7 और 4 11 और 1 12, इनका जोड़ हो गया 12। वैसे ए जो है पहले स्थान पे है, एम जो है 13वें स्थान पे आता है और क्यू जो है 17वें स्थान पे आता है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 17 13 30 और 31 31, तो ये 31 आंसर होगा। अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें, जो अनुपस्थित संख्या आपने ज्ञात करनी है। देखिए 5 का जो अनुपात 22 से है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से 3 कम किया हुआ है तो 22। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64 और 64 में से भी 3 कम कर देंगे, तो ये हो गया 61। देखिए जो आकृति का पहला संबंध दूसरी से है, वही दूसरी आकृति का संबंध इनमें से किस आकृति से है। तो हम ये देखेंगे जो पहली आकृति है इसका जो मुंह है यहां था, यहां से अगर ये 90 डिग्री घूमता तो इधर को घूमता, लेकिन ये थोड़ा और घुमा है इधर, यानी 45 डिग्री और घुमा है। तो इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसका मुंह इधर है तो ये यहां घूमेगा तो ये 45 डिग्री, तो ये हो गया। फिर 90 डिग्री और घूमेगा तो इधर मुंह होना चाहिए, तो इधर मुंह इस आकृति में है चौथी में, तो यही सही आंसर होगा। यहां देखिए वर्ग के भीतर वृत्त है और मल्टीपल का निशान है, तो ये ठीक उल्टा हो गया, वृत्त के अंदर स्क्वायर चला गया उसी निशान के साथ। तो यहां जो है ये 2 वर्ग हैं, लेकिन एक ऐसे में एक ऐसे में, तो अब ये वाला वर्ग जो है बाहर रहेगा, ये वाला स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर जो है अंदर रहेगा और धन का निशान ऐसे ही रहेगा। तो जो सही आंसर होगा वो ये होगा। नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सा आकार दी गई आकृति का भाग है। तो देखो इनमें से कौन सी आकृति छुपी हुई है। तो देखो अगर हम इस आकृति को देखें तो ये वाली आकृति जो है ये है जो इसमें छिपी है। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। तो यहाँ 7 है, देखो तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, तो यहाँ 1 के साथ क्या जोड़ के 7 होगा, 6 जोड़ के होगा, तो इसका आंसर 6 होगा। नीचे दिए गए शब्दों की नीचे के से ऊपर के तार्किक क्रम में रचना कीजिए। देखिए इसमें सबसे नीचे जो होगा वो पैर की अंगुली होगी, पदांगुली बी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एड़ियां हील के लिए कहते हैं,
और पद ग्रंथि कहते हैं एंकल के लिए। तो एंकल जैसे हाथ की कलाई है, वैसे जहां से पैर शुरू होता है वो है। तो दूसरे नंबर पर हील होगा एड़ियां डी। तीसरे नंबर पर एंकल होगा ई। और चौथे नंबर पर पिंडलियां कहते हैं, काल्व्स जिसे कहते हैं, यानी निचले वाले पैर के पीछे वाला भाग, टांग, निचले वाले टांग का पीछे वाला भाग, घुटने से नीचे का। तो उसके बाद सी होगा और लास्ट में बचा घुटना, तो ए सबसे ऊपर होगा। तो यहां देखिए बी से शुरू होने वाला ये दोनों है, बी डी ई सी ए, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए ये दे रखा है बी सी, या सी दे रखा है, तो बी पहले नंबर पे आ गया, पदा उंगली ठीक है, पैर का अंगूठा जो है, और तब सी दूसरे नंबर पे, पिंडलियां तो पिंडलियां तो दूसरे नंबर पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये घुटने से ठीक नीचे वाला भाग होता है, क्योंकि उसके नीचे तो ये दोनों स्थित हैं। यहाँ डी से शुरू है, तो डी अगर आप पहले लेंगे तो एड़ियां अगर पहले लेंगे, ये भी क्योंकि एड़ियां, और इसमें थोड़ा सस्पेंस हो रहा है कि पहले पैर की उंगली सबसे नीचे होती है कि एड़ी सबसे नीचे होती है, इसको मुझे थोड़ा सस्पेंस है। लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे ई दे रखा है, पद ग्रंथि एंकल, तो दूसरे नंबर पे ई तो हो ही नहीं सकता। अगर एड़ियां पहले आएगा तो दूसरे नंबर पे पैर की उंगली आएगी, तो ये आंसर भी गलत है। यहाँ पहले नंबर पे डी दे रखा है, यानी एड़ियां पहले, तो दूसरे नंबर पे ई घुटना दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब क्लियर है कि सही आंसर दूसरा ही है। दिए गए शब्दों की रचना शब्दकोश के क्रमानुसार कीजिए। देखिए शब्दकोश में जब हम ढूंढते हैं, सबसे पहले पहला अक्षर ढूंढते हैं, तो पहले में देखिए सब में बी पी पी है तो ठीक है, दूसरे में भी आर आर है तो ठीक है, तीसरे में देखो यहाँ आई है ई है आई है, तो पहले ई आता है, तो पहले ये दोनों शब्द आएंगे। अब इन दोनों में से हम फिर पहले देखेंगे, तो यहाँ बी दोनों में है, फिर यहाँ आई है, यहाँ ई है, तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ई आएगा, यानी डी सी। तो डी सी इनमें है, बाकी किसी में नहीं है। देखिए डी सी का क्रम किसी में नहीं है, तो अन्य आप देखते रहिएगा, ये आंसर यही होगा, क्योंकि पहले नंबर पे ये दूसरा। अब इन तीनों में हमें देखना है, तो यहाँ आई तक बराबर था, यहाँ एस आया, यहाँ एन आया, यहाँ ओ आया, तो पहले अल्फाबेट में एन आता है तो तब बी होगा, देखिए ये बी आ रखा है, और तीसरे नंबर पे बी हो गया, तो चौथे नंबर पे यहाँ देखो एस आया, यहाँ ओ आया, तो पहले ओ आता है, तो पांचवें नंबर पे ये होगा ई वाला, और तो छठे नंबर पे ए वाला होगा। इस तरह से आपने इसकी रचना, इसका निर्माण करना है डिक्शनरी के अनुसार, इसका क्रम इसको लगाना है क्रम पे। देखिए नीचे दिए गए शब्दों की रचना तार्किक अनुक्रम में कीजिए। तो वर्षा, शीतलन, संघनन, ताप, वाष्पीकरण। देखिए सबसे पहले ताप टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर के कारण इवेपोरेशन होगा, उसके बाद कूलिंग होगी, फिर संघनन होगा, कंडेंसन, और फिर रेन होगी। तो डी ई बी सी ए, डी ई बी सी ए। देखिए ये नंबर है, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये 5 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 4 है, तो पानी जहां नीचे रहेगा, 4 जो है पानी में कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, 7 पानी में ऐसा दिखेगा, 3 जो है ऐसा दिखेगा, 5 जो है ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से जो ये आकृति दी गई है, इस तरह से ये पानी में दिखेंगे। अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 400 है, यहाँ 388 है, यानी इससे 12 कम है, 12 माइनस है, इसमें से फिर 12 माइनस ये है, 88 में से 12 गया तो 376 है, फिर इसमें से 12 कम ये है 364, तो 364 से में भी आपने क्या करना है, 12 कम कर दीजिए, तो 352 आएगा यहाँ पे। अनुपस्थित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 है, 7 है, यानी ये 3 दूनी 6, अब प्लस 1, 2 से गुणा किया गया है, प्लस 1 किया गया है। यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ 2 से गुणा किया गया है, अब प्लस 2 किया गया है, 16, यहाँ 16 दूनी 32, और यहाँ प्लस 3 किया गया है, 35 दूना 70, और प्लस 4 किया गया है, तो यहाँ 74 गुणा 2 करेंगे, प्लस 5 करेंगे,
तो 74 दूना 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और प्लस 5 3, तो 153 हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए, यहां देखिए पहला ए की जगह ई आया, तो कितने छूटे? बी सी डी 3 छूट गए। ई के बाद एफ जी एच आई 3 छूटे। आई के बाद जे के एल एम, चौथे नंबर पे एम आया, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू, तो यहां पे आएगा क्यू, तो क्यू वाले ये दोनों है। अब दूसरा वाला देखो, यहां डी है, ए का बी सी डी 2 छोड़ के, ई का, ई के बाद एफ जी एच 2 छोड़ के है, आई जे के एल 2 छोड़ के है, एम एन ओ पी 2 छोड़ के, तो क्यू के बाद 2 छोड़ के, आर एस टी, तो यहां पे आएगा टी। तो देखो यहां 2 थे, तो इसका मतलब टी वाला ये है, तो यही आंसर सही है, क्यू टी टी डब्ल्यू। ग्रिड पूर्ण करने के लिए उचित आकृति को चुने। तो देखिए इसके कितने भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग किए गए हैं और कोई एक निश्चित क्रम है इनके ग्रिड का। इस पैटर्न को देखें तो यहाँ देखो ये काला है, यहाँ इसका काला ये हुआ और इसमें दोनों काले हो गए। यहाँ ये काला था, यहाँ ये काला हो गया, इधर का काला होगा, यहाँ दोनों काले हो गए। तो यहाँ ये काला है, यहाँ ये काला होगा, तो यहाँ पे दोनों काले हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस पैटर्न के अनुसार सी आएगा। समरूपता पूर्ण करें। पुस्तक लेखक, तो लेखक जो है पुस्तक को लिखता है, तो पकवान कौन बनाता है? तो संगीतकार तो पकवान नहीं बनाता, चित्रकार भी नहीं बनाता, कलाकार भी नहीं बनाता, तो बावर्ची बनाता है, कुक जिसे कहते हैं। समरूपता को पूर्ण करें। बाढ़ सूखा, तो बाढ़ का ठीक अपोजिट सूखा है, तो प्रतिभाशाली का अपोजिट क्या होगा? मूर्ख होगा। पहली जोड़ी का संबंध पहचानिए और दूसरी जोड़ी में अनुपस्थित जोड़ी को ज्ञात कीजिए। ए डी ई एफ जी जे, तो इसका संबंध देखो, ए के बाद एफ आया, एफ यानी छठवां अक्षर आया, तो यहां के के बाद छठवां अक्षर एल एम एन ओ पी पी आएगा। तो यहां देखिए ए के बाद यहां एफ आया, तो यहां के बाद पी आएगा। अब यहां देखो ए के बाद 2 अक्षर छोड़ के डी आया, लेकिन बी के बाद सीधा ई आया। यहां पे उल्टा हुआ, यहां पहले एफ के बाद सीधा ई आया, 2 छोड़ के जे आया। तो यहां भी के बाद देखिए एल और एम 2 छोड़ के एन आया, एन के बाद सीधा ओ होता है, तो यहां पी के बाद सीधा क्या आएगा? क्यू आ जाएगा। और तब 2 छोड़ के अगला आएगा, आर एस छूट जाएगा और यहां पे टी आएगा, तो पी क्यू टी, तो पी क्यू टी ये वाला सही है। समरूपता पूर्ण करें। तो खांसी गला, खांसी का संबंध जो है गले से है, तो अस्थमा का संबंध जो है फेफड़ों से है। अस्थमा जो बीमारी एक होती है श्वास की बीमारी, उसका संबंध फेफड़ों से होता है, बाकी इनमें से किसी से नहीं होता है। इस तरह से ये मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन समाप्त हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर क्लिक करके आप जुड़िए, वहां मैं मटेरियल शेयर करता रहता हूं। तो ओके, बाय।